Dear students, welcome again to Economics with Ejaz. माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी स्टडी की और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट खरीदता है तो वो किन चीजों को अपने जहन में रख के वो प्रोडक्ट खरीदता है, यानी कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक कस्टमर, एक कंज्यूमर के डिसीजन को जब वो एक प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन हमारा जो ज्यादा एम्फेसिस था, मेन एम्फेसिस था, वो एक सिंगल प्रोडक्ट पे था, यानी कि एक कंज्यूमर जो है उसको एक ही प्रोडक्ट खरीदना था उस थ्योरी में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि कंज्यूमर को बस एक प्रोडक्ट खरीदना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि कंज्यूमर को एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो खरीदने होते हैं। तो उसके लिए जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है उसका ही एक ऑफशूट है, एक ब्रांच है जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है, जिसको हम द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इससे पहले कि हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, ये हमारे लिए जरूरी समझना है कि ये लॉ जो है बुनियादी तौर पर कंपेरेबल है, जैसा कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है वैसे ही ये लॉ भी है। लेकिन यहां पे डिफरेंस ये है कि यहां पे हम एक से ज्यादा कमोडिटीज के साथ डील करते हैं, एक से ज्यादा गुड्स के साथ डील करते हैं, जबकि आमतौर पर कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में हम एक ही कमोडिटी के साथ डील करते हैं। तो इसलिए पहली चीज जो हमने यहां पे याद रखनी है वो ये कि ये द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये मोर देन वन कमोडिटीज के केस को हमारे लिए डिस्क्राइब करता है, उसको हमारे लिए एक्सप्लेन करता है। और जब हम ये कहते हैं कि मोर देन वन कमोडिटी, तो सबसे जो आसान उसमें केस होगा वो टू कमोडिटी केस है। और ये जो टू कमोडिटी केस है, इसकी एक खूबी ये भी है कि टू कमोडिटी केस को किसी तरीके से हम एक ग्राफ में डाल सकते हैं, क्योंकि एक ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दो कमोडिटी वाला केस इसलिए उस पे जो है दिखाया जा सकता है। दूसरी चीज जो हमने यहां पे याद रखनी है वो ये कि ये जो लॉ है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, ये भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, यानी कि हम यहां पे ये तस्वीर करते हैं, ये चीज सही मानते हैं कि जब हम एक कमोडिटी के मुख्तलिफ यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, जितना हम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, हर दूसरे यूनिट की जो यूटिलिटी होगी वो पहले यूनिट से कम होगी। तीसरी चीज जो हमने यहां पे याद रखनी है वो ये कि जो भी चीजें हम सही मानते हैं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में, तो यहां पे भी वो चीजें हम सही समझते हैं। बस एक चीज यहां पे हमने याद रखनी है कि यहां पे हमारे पास दो कमोडिटीज है या दो से ज्यादा गुड्स है, लेकिन वहां पे हम यूजुअली एक ही कमोडिटी के साथ डील करते थे। इससे पहले कि हम द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, हमें ये चीज याद रखनी है कि हम इस लॉ को जो है मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। तो इसके चार नाम हैं। एक तो ये हुआ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा इसका जो नाम है वो है कि द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा इसका नाम है द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और चौथा जो इसका नाम है वो है गोसेंस सेकंड लॉ। तो ये जो गोसेंस लॉज है हम इनके बारे में अलग से बात करेंगे। तो अगर इनको कहीं पे आप देखेंगे मेंशन किए हुए, तो वहां पे आपको समझनी है ये बात कि ये बुनियादी तौर पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है। तो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा जो इस लॉ को डिफाइन करता है हमारे लिए, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आसान अंदाज से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इस लॉ की, उसमें ये बताया जाता है कि द लॉ स्टेट्स दैट a consumer
ठीक है, हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो ये लॉ क्या कहता है कंज्यूमर के बारे में? शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम, यानी कि ये हम जानते हैं कि कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो उसके पास जो ये लिमिटेड इनकम है, इसको इस लिमिटेड इनकम को ऐसे खर्च करना चाहिए। देखिए, ये एक चीज है कि इसको ऐसे खर्च करना चाहिए। इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है, डेफिनेशन जो है, उसमें होगा कि एक कंज्यूमर जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम को ऐसे खर्च करता है। तो दोनों चीजें जो है वो ठीक है अपनी जगह पर। तो यहां पे लिखा है कि उसको ऐसे अपनी इनकम जो है वो खर्च करनी चाहिए, इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट द लास्ट रुपी, जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करता है, द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी। देखिए, यहां पे एक कंज्यूमर जो है एक से ज्यादा कमोडिटीज खरीदता है, तो अब वो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ कमोडिटीज जो खरीदता है, फॉर एग्जांपल 2 कमोडिटीज खरीदता है, तो लास्ट यूनिट जो उसने खरीदा फ्रॉम कमोडिटी ए और दूसरी कमोडिटी बी से उसने लास्ट यूनिट खरीदा, तो लास्ट कमोडिटी ए को खरीदने के लिए उसने कुछ पैसे दिए और कमोडिटी बी को खरीदने के लिए उसने कुछ पैसे दिए, राइट। तो ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ कह रहा है कि द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। जितनी इसको ये पैसा ए पे खर्च करने से मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होगी, उतनी इसको ये पैसा बी पे खर्च करने से मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होनी चाहिए। तो यहां पे जो बात हो रही है एक्चुअली वो ये है कि जो आप पैसा खर्च करेंगे तो उसके जरिए से जो आप डिराइव करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी आप प्रोडक्ट्स उससे खरीदते हो, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते हैं, गुड्स आप खरीदते हैं, तो इनसे डिराइव होने वाली जो यूटिलिटी आपके लिए है, मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए है, वो लास्ट यूनिट्स ऑफ करेंसी जो आप इन पे स्पेंड करेंगे, तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? तो ये करने से ये होगा कि ये जो कंज्यूमर है इसको मैक्सिमम यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन हासिल होगी। तो यही जो स्टेटमेंट इस लॉ को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है हमारे लिए, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस लॉ का टारगेट क्या है। इस लॉ का टारगेट ये है कि जो लास्ट यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, उन पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे के जरिए से जो आपको यूटिलिटी हासिल हो रही है, कमोडिटी डिफरेंट है, मुख्तलिफ कमोडिटीज से सेम यूटिलिटी आपको हासिल होनी चाहिए, जो लास्ट यूनिट्स ऑफ करेंसी आप खर्च कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं एक एग्जाम्पल के जरिए ये लॉ जो है इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि ये लॉ जो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा जो कार्डिनल यूटिलिटी सिंगल कमोडिटी केस जो है वो उससे किस तरीके से डिफरेंट है। तो ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस है ये इस चीज को हमारे लिए आसान बनाते हैं। देखिए, जब हमने कार्डिनल यूटिलिटी में इक्विलिब्रियम स्टडी करने की कोशिश की, हमने ये देखा कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब पहुंचता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो ये हमारा केस बनता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, राइट। तो ये सिंगल कमोडिटी केस है। लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा कमोडिटीज होंगी, जो यूजुअल केस होता है, तो ये लॉ हमें क्या बताता है? इसके मुकाबले में ये जो लॉ ऑफ इक्वे मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये एक्सप्रेशन बताता है। ये देखिए, ये लॉ हमें सिंपली ये बताता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी एक कमोडिटी के खास यूनिट की, राइट, तो जाहिर सी बात है दूसरी जो कमोडिटी है उसका भी आप कोई यूनिट जो है परचेज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, उससे भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती होगी। लेकिन यहां पे कंपैरिजन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस नहीं है। यहां पे जो कंपैरिजन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो आपका पहला प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, राइट। तो ये जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, इट शुड बी इक्वल टू, यानी कि ये बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, राइट। तो ये लॉ जो है ये हमें बताता है कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी
अगर आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करना चाहते हो। और एक रैशनल जो कंज्यूमर होगा, जो कि एक असम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की, चाहे वो सिंगल कमोडिटी केस हो या फिर ये टू कमोडिटी केस, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो, तो एक कंज्यूमर ये तस्वर किया जाता है कि वो रैशनल होता है। यानी कि एक कंज्यूमर जब अपना डिसीजन लेगा, जब उसको दो कमोडिटीज खरीदनी हो, तो उसका इक्विलिब्रियम जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यानी कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये रेशो जो है ये इक्वल होगा इस रेशो के। और एक चीज जो यहां पे आपको याद रखनी होगी वो ये कि ये जो PX है ये तो कमोडिटी है, ये कमोडिटी है, कोई चीज है जो आप यूज करते हैं। लेकिन ये जो PX और PY है ये क्या है? ये मनी है। यानी कि ये पैसा है, ये मनी है। यानी कि आपने ये देखना है कि पर यूनिट मनी जो आप पैसा खर्च करते हैं आपको कितनी यूटिलिटी हासिल होती है जब आप लास्ट जो यूनिट है कंज्यूम करते हैं किसी खास प्रोडक्ट का। अगर वो पर यूनिट यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो बराबर है यहां पे, तो ये जो कंज्यूमर होगा वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी हासिल होगी। तो ये एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमें ये डिस्क्राइब करेगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पे आप देखिए ये कमोडिटी X है, राइट? तो यहां पे है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड प्राइस ऑफ X, राइट? तो इनको हमने कंपैरिजन किया। पहले जो हम फोकस करेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी पे। देखिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? वो 100 है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू हाउ मच? ये 100 है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कितनी है? ये 200 है। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे, 100 वाला या 200 वाला आप प्रेफर करेंगे? तो अगर सिर्फ हम मार्जिनल यूटिलिटी पर फोकस करेंगे फिर तो हम ये वाला प्रेफर करते हैं जहां से हमें 200 मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है। लेकिन हमने यहां पे प्राइस का भी ख्याल रखना है। देखिए ये प्रोडक्ट है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, ये यूनिट जो है, लेकिन इसका प्राइस 10 रुपीज है। यहां पे 200 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है लेकिन प्राइस 40 रुपीज है, राइट? तो यहां पे हमने ये देखना है कि जब हम 10 रुपया खर्च करते हैं तो 10 रुपये के मुकाबले में हमें कितनी यूटिलिटी हासिल होती है, या फिर 1 रुपया 1 रुपी जब हम खर्च करते हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी हासिल होती है। और सिमिलरली यहां पे जब हम 1 रुपी खर्च करते हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी हासिल होती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जब आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो आपको जो है 10 यूटिलिटीज ऑफ यूटिलिटी हासिल होती है, राइट? लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे केस ये है कि आपको 40 रुपीज जो है वो खर्च करनी पड़ती है तो आपको 200 यूनिट्स जो है यूटिलिटीज जो है वो यूटिलिटी हासिल होती है। अगर यहां पे आप 40 रुपीज खर्च करते तो आपकी यूटिलिटी कहां तक पहुंचती? आपको तो 400 जो है वो यूटिलिटी हासिल होती है, लेकिन यहां पे आपको 200 हासिल होती है। तो यहां पे पर यूनिट अगर हम देखेंगे तो आपको जो है 5 यूटिलिटीज जो है वो यूटिलिटी हासिल होती है। तो यहां पे ये कंपैरिजन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये समझाता है कि सिर्फ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जरूरी नहीं है, बल्कि प्राइस यानी कि हम कितना पैसा देते हैं इतनी मार्जिनल यूटिलिटी हासिल करने के लिए वो भी जरूरी है। और जब हमने कंपैरिजन करना होगा तो हमने ये देखना है कि पर रुपी यूटिलिटी यहां पे कितनी हमें मिलती है और यहां पे हमें कितनी मिलती है। अब आप बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इनमें जो है, कौन सा यूनिट आप इनमें सिलेक्ट करेंगे, X का या Y का? तो जाहिर सी बात है आप जो है X यूनिट जो है उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि X यूनिट आपको ज्यादा यूटिलिटी देता है एज कंपेयर टू Y। यहां पे आपको 10 मिलता है, यहां पे आपको 5 मिलता है। चलो इस केस को हम आगे ले जाते हैं। सपोजिंग हमारे पास अब और ऑप्शन है नए यूनिट्स खरीदने का। ये तो हमने खरीद ले ये यूनिट्स, अब नए यूनिट्स हमने खरीदने हैं। तो हम ये देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जो है वो 30 है, प्राइस ऑफ X 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y जो है वो 160 है और प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू 40। तो यहां पे जो हमें पर रुपी यूटिलिटी हासिल होती है वो 3 है, यहां पे वो कितनी है? वो 4 है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हम, नेक्स्ट यूनिट जो हम चूज करेंगे, इट विल बी दैट ऑफ व्हाट?
इट विल बी दैट ऑफ जो वाई कमोडिटी है वो हम यूज करेंगे। तो ये एग्जांपल्स हमें बस ये बताती है कि जी आपको मार्जिनल यूटिलिटी पे ही नहीं बल्कि आपको प्राइस पे भी ध्यान देना होगा जब आप कोई कमोडिटी खरीदते होंगे। तो ये हमारी एग्जाम्पल है जो हमें एक्सप्लेन करेगी कि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या कहता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो कमोडिटीज है एक्स और वाई। एक्स का जो प्राइस है वो 4 है और वाई का जो प्राइस है वो 5 है। जो टोटल हमारी इनकम है वो 35 है, यानी कि 35 रुपीज हमें एक्सपेंडिचर करने हैं, उनको खर्च करना है। एक्स और वाई जो है हमने खरीदने होंगे और हम ये देखेंगे कि जो हम एक्स लास्ट वाला खरीदेंगे और वाई लास्ट वाला खरीदेंगे तो उन पे जो हम पैसा खर्च करेंगे, करेंसी खर्च करेंगे, उस करेंसी से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होगी, यानी कि पर यूनिट करेंसी, नॉट एब्सोल्यूट मार्जिनल यूटिलिटी की मैं बात वैसे नहीं कर रहा हूं जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, बल्कि पर यूनिट करेंसी जो यूटिलिटी हमें हासिल होगी वो सेम होगी इन बोथ द केसेस। चलिए हम देखते हैं। पहले हम यहां पे ये कमोडिटीज की यूनिट्स है जो हम कंज्यूम करते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है 40 36 32 28 24 एंड 20। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, पहले 55 फिर 50 फिर 30 फिर 20 15 एंड 5। तो ये आपने देख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है उसको डिवाइड करना है प्राइस ऑफ एक्स से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को जो है प्राइस ऑफ वाई से हमने डिवाइड करना है। तो उधर हमें यही चीज पता चलेगा कि आप जो करेंसी, आप जो पैसा खर्च करते हैं एक यूनिट खरीदने के लिए, तो 1 रुपया के लिए आपको कितनी यूटिलिटी हासिल होती है। तो 40 डिवाइडेड बाय 4, 36 डिवाइडेड बाय 4, 32 डिवाइडेड बाय 4, so on and so forth, राइट। तो इसी तरह जो हमारा y है 55 डिवाइडेड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5, so on and so forth, राइट। तो ये जो वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट यू गेट फॉर ईच यूनिट ऑफ करेंसी, राइट, ये हमने यहां पे लिखा। जब आप पहला यूनिट जो है वो कंज्यूम करेंगे जो एक्स का होगा, ठीक है ना, वो आपको पर यूनिट ऑफ योर करेंसी, यानी आपने 10 रुपया वहां पे, सॉरी 4 रुपया वहां पे आपने खर्च किया, हर रुपया जो है आपको 10 यूनिट यूटिलिटी देगा। जब आप दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे जो एक्स कमोडिटी है तो आप अगेन 4 रुपीज जो है वो एक्सपेंडिचर करेंगे। तो हर रुपये का उस वक्त ये यूनिट खर्च करते, ये यूनिट कंज्यूम करते हुए जो आपको यूटिलिटी हासिल होगी वो 9 यूटिलिटीज होगी। इसी तरह जब आप तीसरा यूनिट खर्च करेंगे, तीसरा यूनिट यूज करेंगे, तो हर रुपये के लिए जो आपको यूटिलिटी हासिल होगी वो 8 यूनिट्स है। तो आगे जाके सेम अप्लाई होगा। तो यहां पे भी जब आप वाई कमोडिटी की जो पहला यूनिट है जब आप वो कंज्यूम करेंगे तो आपने 5 रुपया जो है वो खर्च किया। हर रुपए जो 5 रुपए है, 5 रुपए में से हर रुपये के लिए जो आपको यूटिलिटी हासिल होगी वो 11 यूटिलिटीज है। नेक्स्ट यूनिट जब आप जो खर्च करेंगे, जब आप वो कंज्यूम करेंगे तो आपको हर रुपया के लिए 10 यूटिलिटी हासिल होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आप अब समझ सकते हैं कि यहां पर फोकस जो है वो ये कि हर रुपया के लिए, हर करेंसी के लिए, यूनिट ऑफ करेंसी के लिए आपको कितनी यूटिलिटी हासिल हो रही है। तो अभी हमने ये देखना है कि पहले कौन से यूनिट्स हम खरीदेंगे और लास्ट के जो यूनिट्स होंगे उनके दरमियान यूटिलिटी कैसे सेम हो सकती है। लेट अस लुक इनटू दैट। तो यहां पे हमने फोकस करना है, यहां पे हमने फोकस अब नहीं करना है। तो जब हम पहला यूनिट खरीदेंगे, क्या वो एक्स का खरीदेंगे या वाई का खरीदेंगे, तो यहां पे 10 हमारा वैल्यू आता है, यहां पे 11 आता है, यानी कि हर रुपया खर्च करने के लिए यहां पे 10 यूटिलिटीज आपको मिलेंगे, यहां पे 11 यूटिलिटीज आपको मिलेंगे। तो पहले जो है आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब आपको दूसरा यूनिट खरीदना है, वो आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सपोजिंग आपने ये खरीदा और फिर ये खरीदा, राइट। तो यहां पे भी जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका
एक पोर्शन अप्लाई हो रहा है, वो ये कि यहां पे भी आपको इस पे पैसे खर्च किए आपने, इस पे भी पैसे खर्च किए आपने, तो पर यूनिट जो करेंसी आपको यूटिलिटी यहां पे हासिल होती है वो 10 यूटिलिज है, यहां पे भी वो 10 यूटिलिज है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी हमें यही कहता है। लेकिन यहां पे एक कमजोरी ये है कि कंज्यूमर को 35 रुपीज खर्च करने होंगे, लेकिन अभी यहां पे हमने 4 रुपया खर्च किया, यहां पे हमने 10 रुपया खर्च किया, राइट। तो हमने अभी 14 रुपीज खर्च की, तो अभी हमारा बाकी पैसा खर्च करना जो है वो बाकी अभी रहता है। तो इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर आगे चलेगा खर्च करते हुए, यूज करते हैं कमोडिटीज जो है उनको कंज्यूम करते हुए आगे चलेगा। तो अब नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, तो ये यूनिट होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे जो पैसा खर्च हो रहा है, यहां पे 4 और 4 कितना हुआ 8 रुपया, यहां पे 5 और 5 कितना हुआ 10, राइट। तो नेक्स्ट कौन सी कमोडिटी यूज करेगा, कौन सा यूनिट जो है कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा, तो इस कमोडिटी का थर्ड यूनिट कंज्यूमर जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो वो यहां नहीं चला जाएगा, हालांकि पहले 2 यूनिट शायद उसने यही खरीदे थे, लेकिन अब जो है वो इसके ज्यादा खरीद रहा है। क्योंकि यहां पे अभी कंज्यूमर को पर रुपी यूटिलिटी ज्यादा हासिल हो रही है, तो यहां पे 4 रुपीज और खर्च हो रहे हैं। अब कंज्यूमर को और जो है वो खरीदना है, तो वो यहां पे खरीदेगा, वहां नहीं जाएगा। क्योंकि यहां पे इसको ज्यादा यूटिलिटी पर रुपी हासिल होती है, तो और 4 रुपीज यहां पे खर्च हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस है वो ये वाला है और ये वाला है, राइट। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर ये खरीदेगा और ये खरीदेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 5 रुपीज के 3 यूनिट्स इसने खरीदे, तो 15 रुपीज यहां पे आ रहा है। यहां पे इसने 4 रुपीज के 5 यूनिट्स खरीदे, तो यहां पे 20 रुपीज इसका आ रहा है। तो इस पे इसने 20 रुपीज खर्च किए, तो यहां पे 20 रुपीज खर्च करता है और यहां पे जो है 15 रुपीज खर्च करता है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखना है वो ये कि यहां पे 6 और 6 जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है एक कंज्यूमर के लिए। क्योंकि यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स जो है वो सेम है, उसका वैल्यू 6 है यहां पे भी और यहां पे भी। इससे पहले भी सेम था 10 और 10, लेकिन ये इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं बना क्योंकि कंज्यूमर को अभी और पैसे, बजट जो थी वो इससे ज्यादा थी, अभी और पैसे उसको खर्च करने थे। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम बनता है जो हमारे लिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है। ये हमें ये बताता है कि जब आप पैसा इस पे खर्च करेंगे, इस पे खर्च करेंगे, ये जो 2 कमोडिटीज है, तो वो जो लास्ट वाले यूनिट्स आप स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं पैसों के, वो आपको यहां पे भी और यहां पे भी सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी पर रुपी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। यहां पे हम ये देख सकते हैं कि अगर कंज्यूमर फॉर एग्जांपल यहां से 8 नहीं खरीदता, फिर 7 नहीं, 6 नहीं खरीदता, तो वो यहां चला जाता। तो देखिए इसके पास ऑप्शन ये था कि ये 6 को चूज करता, इस 8 को चूज नहीं करता, या 9 को चूज नहीं करता, राइट। तो 6 इसको यूटिलिटी हासिल होती पर रुपी, यहां पे 9 जो यूटिलिटी पर रुपी ये फोरगो करता, इसको छोड़ देता। तो इसका जो नुकसान हो रहा था वो 3 यूटिलिज पर रुपी इसका नुकसान हो रहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंज्यूमर वैसा फैसला करता कि यहां से खरीदता, यहां से नहीं खरीदता, तो उसकी यूटिलिटी जो मुमकिन था उसके लिए कि वो कितनी यूटिलिटी हासिल कर सकता था वो उसको हासिल नहीं होती, यानी कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं करता, मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी पर नहीं पहुंचता। तो इसलिए कंज्यूमर, चूंकि रैशनल हम तस्वुर करते हैं, तो कंज्यूमर इस तरीके का डिसीजन जो है वो लेता है, वो यूटिलिटी पर रुपी को जहन में रख के जो है अपने डिसीजन लेता है और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको हासिल होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास 2 कमोडिटीज होंगी तो इट इज पॉसिबल कि हम उनको जो है
जो उनका इक्विलिब्रियम है, बिहेवियर जो है, वो हम एक ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ग्राफ बनाया। देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ये बुनियादी तौर पर यूनिट करेंसी आपको कितनी यूटिलिटी हासिल होती है जब आप मुख्तलिफ यूनिट्स कंज्यूम करते हैं एक कमोडिटी के, ये वो दिखाता है यहाँ पे। तो ये सेम लाइन है, तो यहाँ पे y कमोडिटी के लिए सेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x, जो डिफरेंट यूनिट्स जब हम x के कंज्यूम करते हैं तो ये डिक्रीज इसका वैल्यू होता है, जो हमने अभी उस शेड्यूल में या उस चार्ट में देखा। तो इसी तरह इसका भी होता है। तो ये दो जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होती है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। यानी कि इस 6 के वैल्यू पे जो है, यानी कि इस 6 के वैल्यू पे जो है हमारा इक्विलिब्रियम बनता है। तो जब हम 6 जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि हम जो y की क्वांटिटी है वो 3 है, 3 यूनिट्स हम y के खरीदते हैं, और 5 यूनिट्स जो है वो हम x के खरीदते हैं। तो अगर हम इजाफा करेंगे फॉर एग्जांपल x में या y में, सपोजिंग हम x के जो है 3 के बदले 4 यूनिट्स खरीदेंगे, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है। लेकिन यहां से यहां तक जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो y की है। यानी कि अगर हम आगे जाएंगे इक्विलिब्रियम से, हम x ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन यूटिलिटी y की ज्यादा है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो हम ज्यादा फॉर एग्जांपल y जो है वो कंज्यूम करेंगे। अगर हम y यहां कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी पोजीशन बनती है, और ये हमारा x का जो है कंजप्शन बन जाता है। ये x का कंजप्शन है, ये y का कंजप्शन है। लेकिन यहां पे भी यही डिलेमा हमारे लिए है कि यहां पे y की जो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी जो है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ x। तो ये पोजीशन हमारे लिए बेस्ट पोजीशन है 6 वाली पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन पे हम अपनी यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन वो मैक्सिमाइज करते हैं। यानी कि कंज्यूमर इस लेवल पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है। फाइनली आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो लिमिटेशंस हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी सिंगल कमोडिटी केस में देखते हैं, वो सब लिमिटेशंस अप्लाई होती है जब हम 2 कमोडिटी केस या मल्टी गुड्स केस पे आते हैं। जैसे कि हम वहां पे तस्वीर करते थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, ये कार्डिनल है, तो यूटिलिटी जो है उसको मेजर नहीं किया जा सकता इन एब्सोल्यूट टर्म्स। हम ये नहीं बता सकते कि इस यूनिट से हमें इतनी यूटिलिटी हासिल होती है, क्योंकि यूटिलिटी जो है, सेटिस्फैक्शन जो है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। यानी कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं बता सकते कि हमको इतनी क्वांटिटी की यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्शन जो है वो हासिल हुई। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है। इसी तरह कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जो असम्पशन है, इसको भी जो है, इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। कहा जाता है कि ये जो असम्पशन है वे वैलिड, कहा जाता है कि ये जो असम्पशन है ये एक वैलिड असम्पशन नहीं है। इसके बारे में आगे जाके आप स्टडी करेंगे। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो लिमिटेशंस हमने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में स्टडी की, वो लिमिटेशंस यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। इसके अलावा भी कुछ डिस्कशंस है, जैसे इंडिविजिबिलिटी का डिस्कशन, तो वो हमारे लेवल से ऊपर है, आगे है। तो आगे आने वाले क्लासेस में हम वो स्टडी करेंगे। आई होप कि आपने ये जो हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अच्छे से समझा होगा, और ये दोनों सिंगल कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस, मल्टी कमोडिटी केस, जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है इसको कंप्लीट करती है। तो अगर ये वीडियोस आपको बेनिफिशियल लगते हैं इकोनॉमिक्स समझने के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरी यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज को सब्सक्राइब करेंगे। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो आपका रहेगा वो ये है कि अगर आपको कहीं पे कोई चीज गलत लगती है या कंफ्यूजन लगता है या कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत महसूस होती है, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे
कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपने क्लैरिफिकेशंस या जो भी आपको कोई कमेंट्स देने हो तो आप वहां पे ये दे सकते हैं, ताकि हम अपनी जो YouTube चैनल है उसको बड़ी इंटरैक्टिव बनाएं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए फॉर वी स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ताकि हमारे लिए इकोनॉमिक्स समझना और इसके कॉन्सेप्ट शेयर करना आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच।